आप सबों को हैप्पी नवरात्रि। माता दुर्गा हम सब पर कृपा बनाए रखे और हम सबों माता दुर्गा पर अपनी आस्था बनाए रखें। इसी के साथ सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने ऋग वैदिक काल के बारे में जाना और समझा। उसी प्रकार आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम मुख्य रूप से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जानते हैं और इसके बारे में हम पिछले दो क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में समझेंगे, जिसका कार्यकाल मुख्य रूप से 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। इसमें हम सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति समझेंगे, फिर इसकी राजनीतिक इस जीवन के बारे में जानेंगे, फिर इसका सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे, आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और यहाँ पर जाकर के हम वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था और बाकी तीनों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीन वेद उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए हैं। तो हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ऋग वैदिक काल में इसका विस्तार गंगा नदी से यमुना नदी के क्षेत्रों तक हुआ। आज मुख्य रूप से जब उत्तर पश्चिम से नीचे उतरे और उन्होंने ब्रह्म ऋषि क्षेत्र की ओर भी अपना विस्तार किया। देखिए इसे जब भारत में उतरे, इस क्षेत्र से उतरे, तो वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते गंगा नदी और यमुना नदी के दोआब के क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया। आप जानते हैं कि दोआब का क्षेत्र मुख्य रूप से उपजाऊ होता है, यहाँ खनिज थे और इस दोनों चीज़ों के कारण उनके सर्वाइवल में बहुत आसानी हुई। इस प्रकार गंगा और यमुना के क्षेत्र तक आज जो फैले वो ऋग वैदिक काल में प्रोसेस आगे बढ़ा और उत्तर वैदिक काल में इनका यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो चुका था। ये पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ये पूर्व की ओर धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे थे, अवध के क्षेत्र में निवास कर रहे थे और धीरे धीरे ये बिहार की तरफ बढ़े। आपने देखा था, आप आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य जो कि महाजनपद का भी डेवलप रूप है, वो बिहार में ही मुख्य रूप से डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि आज अपने क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से बिहार की ओर कर रहे थे। अगर हम राजनीतिक जीवन को देखें तो शासन की इकाई मुख्य रूप से कुल थी, जिसके मुखिया कुलक कहलाते थे। ये हम ऋग्वेद में पढ़ चुके हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ चुके हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक, विष के मुखिया को विषयपति और जन के मुखिया को जनपद कहते थे। हाँ, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में एक परिवर्तन आया कि जन का भी एक बड़ा स्वरूप सामने आया है, जिसे जनपद कहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जनपद की चर्चा की गई है और जब जनपद में कन्वर्ट, वहां से एक राजा की उत्पत्ति हुई। वहां से एक राजा की उत्पत्ति हुई, जिस जन के स्वामी को हम गोपा कहते थे, जबकि जनपद के सम्राट को राजा कहा जाने लगा। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि सभी को राजा के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जो उत्तरी जनपद के सम्राट थे, जो उत्तरी जनपद के राजा थे, उन्हें विराट कहा जाता था। जो दक्षिणी जनपद के राजा होते थे, उन्हें भोज कहा जाता था। जो पूर्वी जनपद के राजा थे, वो सम्राट कहलाते थे और जो दक्षिण पूर्व जनपद के सम्राट कहते थे, उन्हें एकराट कहा जाता था और जो पश्चिमी भाग के राजा थे, उन्हें स्वराज्य कहा जाता था। अब समझिए, उत्तरी भाग को विराट, दक्षिणी भाग को भोज, पूर्वी भाग को सम्राट, पूर्वी दक्षिणी भाग को एकराट और पश्चिमी भाग को स्वराट या स्वराज कहा जाता था। ये राजा ही होते थे, पर इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हुआ करते थे। मगध के बारे में देखते हैं तो मगध चूंकि बिहार के क्षेत्र में था, जो कि दक्षिण
पूर्वी भाग में, इसलिए महापद नंद ने खुद को एकराट की उपाधि से प्रथम बार संबोधित किया था। एकराट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट महापद नंद था। राजा के कैबिनेट को रत्निन के नाम से जानते थे, राजा के कैबिनेट को रत्निन के नाम से जानते थे, जिसमें इनके उच्च पदाधिकारी आते थे। अब समझिए, सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। उसके बाद उसके धार्मिक कार्य और अनुष्ठान को देखने वाले पुरोहित। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता था युवराज, जो कि नेक्स्ट राजा बनेगा। उसके बाद आती थी महिषी यानी रानी, और रानी में भी जो मुख्य रानी थी उसे महिषी कहा जाता था। जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, तो सारी रानियों को महिषी नहीं कहा जाता था। वो रानी जो मुख्य रानी कही जाती थी उन्हें महिषी कहा जाता था। कर संग्रह अधिकारी को वाग्भट कहा जाता था, वाग्दभ कहा जाता था। कर को जो संग्रह करते थे उस अधिकारी को वाग्दभ कहा जाता था, जबकि कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? संग्रहिता। ये नाम आता है कि कोषाध्यक्ष का उत्तर वैदिक काल में क्या नाम से पुकारते थे, या उत्तर वैदिक काल में संग्रहिता किसको कहा जाता था? ऑप्शन दे देगा, कर संग्रहकर्ता को, कोषाध्यक्ष को। आपको मिलान करना होगा। कर मुख्य रूप से तीन भाग के थे। कर यानी टैक्स मुख्य रूप से तीन भाग में लिया जाता था। बलि जो कि धार्मिक कर था, शुल्क जो कि सीमा शुल्क था, एक सीमा से इन या आउट करने पर लिया जाता था, और भाग यानी ये राजस्व कर था, ये मुख्य रूप से अनाज या पैसे के रूप में दिया जाता था, ये उपज का हिस्सा, ये राजस्व कर था। राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। आज जो हम राष्ट्र राष्ट्र सुनते हैं कि ये राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की कल्पना ही सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुई, जब साम्राज्यों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। अब सामाजिक जीवन देखते हैं, तो हम पहले देख चुके हैं ऋग्वैदिक काल जब हमने पढ़ा था, तो हम देख चुके हैं कि समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज था, और उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। बस ये हुआ कि ये पितृसत्तात्मकता ऋग्वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में और ज्यादा कठोर हो गई। इस काल में पुरुष ऋग्वैदिक काल की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। पहले महिलाओं को भी अधिकार था, महिलाओं के अधिकार को धीरे धीरे संकुचित किया गया, और पुरुष की प्रधानता इस काल में लगातार बढ़ती चली गई। परिवार का मुखिया पिता होता था, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी हम पढ़ चुके हैं, और परिवार मुख्य रूप से संयुक्त परिवार होते थे। वर्ण व्यवस्था जो कि पहले ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर था, आपने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर? कर्म के आधार पर। अब वो परिवर्तित होकर जन्म के आधार पर हो गया था। अब क्षत्रिय कुल में जन्मा हर व्यक्ति क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण कुल में जन्मा हर व्यक्ति ब्राह्मण होता था। कैटेगरी जो कि ऋग्वैदिक काल में थी सेम रही। चार कैटेगरी जो ऋग्वैदिक काल में थी वो सेम रही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें परिवर्तन ये हुआ कि शूद्रों की स्थिति में पहले की तुलना में और गिरावट आई। शूद्रों की स्थिति दयनीय या उससे भी ज्यादा बदतर होती चली गई, जो कि ऋग्वैदिक काल में ठीक ठाक अवस्था में थी। विवाह मुख्य रूप से सजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ गया। ऋग्वैदिक काल में विषम जातीय विवाह भी प्रचलित थी, जो कि आपने एग्जाम्पल से देखा था, पर यहाँ पर जाकर के जाति व्यवस्था इतनी कठोर होती चली गई कि सजातीय विवाह का प्रचलन ज्यादा हो गया। महिलाओं की स्थिति देखते हैं, जो कि हमने महिलाओं की अधिक स्थिति में गिरावट आया, लेकिन शिक्षा का अधिकार कम कर दिया गया, शिकार का अधिकार कम कर दिया गया, राजनीति का अधिकार कम कर दिया गया, उपनयन संस्कार जो कि पुरुष और महिला दोनों में थी वो बंद कर दिया गया, और बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। हर एक चीज जो यहाँ पर हुई है, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में गिरावट करने में अपना एक अहम योगदान दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई है। विधवा पुनर्विवाह को धीरे धीरे कम कर दिया गया, नियोग प्रथा बंद कर दी गई, बहुपति विवाह प्रथा बंद कर दी गई। संपत्ति का अधिकार तो आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भी नहीं थी, और यहाँ भी संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। कुंवारी लड़कियों को अमाजू कहा गया। अमाजू वैसी लड़कियां जो कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए, गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है, अर्थात
ऋग वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन नहीं था, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जो भी कि कार्य के आधार पर निर्धारित होता था। पर वो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हो गया और ये एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। ये एक जाति व्यवस्था के समानांतर एक गोत्र व्यवस्था भी कायम हो गई। ऋग वैदिक काल में ही मुख्य रूप से हम 4 आश्रमों के बारे में सुनते हैं, उसकी व्यवस्था ऋग वैदिक काल में ही हुई। 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य की आयु 25 वर्ष थी, गृहस्थ की आयु 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यास की उम्र थी। इस 4 भागों में हमारे जीवन को बांटा गया। संस्कार मुख्य रूप से 16 थे। हम 16 को जान लेते हैं, पर ये समझिए कि संस्कार से ज्यादा सवाल आता नहीं है। बहुत होगा तो आपको 3-4 संस्कार दे दिए जाएंगे, जो कि आपको सीक्वेंस वाइज में सरियाने के लिए दे दिया जाएगा, पर ये जीडी में उतना इम्पोर्टेंट तौर पर आता नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। प्रथम संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोपनयन, जाटकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अंतःपरासरण, चैलकर्म संस्कार यानी मुंडन, कर्म छेदन, विद्यारंभ संस्कार, ये शांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इसमें आप देखिए मुख्य रूप से जो आपको पूछा जाता है वो है गर्भाधान संस्कार, दूसरा अन्नप्राशन संस्कार, एक नामकरण संस्कार, एक उपनयन संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। अगर पहले बात संस्कार से आपको सवाल आएगा नहीं, और उसके बाद अगर संस्कार से सवाल आता भी है तो मुख्य रूप से यही 3, 4, 5 और एक 6 संस्कार में से आएगा। 16 संस्कार अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 6 संस्कार देख लीजिए, बाकी देखा जाएगा। अब विवाह के प्रकार में मुख्य रूप से प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा अर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा राक्षस विवाह, सातवां असुर विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इन 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विवाह कितने प्रकार के थे, तो 8 प्रकार के बस। आपको ना तो नाम पूछा जाएगा और ना कौन सा विवाह किस प्रकार से होते थे ये समझते थे। 1 और 4 जो विवाह का प्रकार है, 1 से 4 प्रकार के विवाह, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विवाह जो था वो समाज में एक्सेप्टेंस था, और 5 से लेकर के 8 तक का विवाह समाज स्वीकार नहीं करता था। याद रखिए, ये नॉट एक्सेप्टेड था समाज द्वारा और ये एक्सेप्टेड था समाज द्वारा। तो इससे सवाल आता नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। 1000 बीसी में लोहे की पहचान हो गई। जो हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल में लोहे की पहचान नहीं थी, अब जाकर के यहाँ 1000 बीसी में हमने लोहे को ढूंढ लिया। और जब हम लोहे को ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिक है कि हमारा विकास एक अलग लेवल पर स्टार्ट हो गया। लोहे की पहचान हमें कहाँ से मिली है? अंतरजी खेरा यानी एटा से। अब जैसे लोहे की खेती में हम लोहे का मतलब पहचान हुआ, लोहे का प्रयोग हम सीख गए, तो हमने हल बनाना शुरू कर दिया, कुदाल बनाना शुरू किया और बहुत सारे औजार बनाने शुरू किए। जिससे हुआ क्या, एकाएक हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ गई। जो कृषि की उत्पादकता पहले निम्न स्तर पर थी, अब वो एकाएक कृषि की उत्पादकता इंक्रीज कर गई। अब हुआ ये कि जब आर्यन यहाँ पर फैला हुआ, कृषि की उत्पादकता बढ़ी, तो वो क्या किए, अपना क्षेत्र का विस्तार करने लगे। वो अब गंगा और यमुना में प्रवेश करने लगे, जो कि वहां पर फैलाव सिमटा हुआ था। अब वो विंध्य क्षेत्र और मध्य भारत की ओर भी अग्रसर हुए। अब उन्होंने पशुपालन को बंद करके कृषि को बढ़ावा देना शुरू किया। चूंकि वो लोहे को खोज चुके थे, उस समय लोहे को श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। सन को सन जानते थे, ब्रीही चावल
से जाना जाता था। जिसे आज हम चावल कहते हैं वो व्रीहि के नाम से जाना जाता था। सिर, हल को सिर कहते थे, जो लोहे के आविष्कार से हल बना, लोहे का जब हमने खोज किया और जो हल बना उसे सिर कहते थे। और गेहूं को गोधूम कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता। इस प्रकार आपके सवाल आ सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता था। श्याम अयस किसे कहा जाता था, सन किसे कहा जाता था, चावल किसे कहा जाता था, हल किसे कहा जाता था, और गेहूं यानी गोधूम किसे कहा जाता था। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए। अब धर्म को समझिए। जो ऋग्वैदिक काल में धर्म उतना सरल था, अब वो धर्म जटिल हो गया। कर्म कांड बढ़ गया, महिलाओं को धर्म से थोड़ा दूर करने का प्रयास किया गया। और अब जो कि वहां इंद्र और अग्नि देवता हुए करते थे, अब उन देवताओं के रूप में प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। अब त्रिमूर्ति की पूजा प्रारंभ हो गई, पहले प्रजापति, दूसरे विष्णु और तीसरे रुद्र। पूषण जो कि पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि पूषण जो है वो पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। बलिदान एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया, अब यज्ञों में बलिदान किया जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म अत्यंत कठोर हो गया, जाति प्रथा इंक्रीज कर गई, और क्या कहता महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया। और इससे आगे हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो एसएससी जीडी के क्लास को फॉलो करने के लिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैथ और रीडिंग सनी सर पढ़ा रहे हैं, देखें। बेस्ट विशेष एंड हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद।